हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ और असर्शन और रीजन डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप ऑप्शंस को ध्यान से समझ लीजिए कि किस हिसाब से हमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए कब सेलेक्ट करेंगे, जब असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आप ऑप्शन 2 कब सेलेक्ट करेंगे, जब असर्शन और रीजन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप ऑप्शन सी कब सेलेक्ट करेंगे, जब असर्शन सही है रीजन गलत है। और अब आप ऑप्शन डी कब सेलेक्ट करेंगे, रीजन इज इन असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ टू मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज q and minus q face each other at some separation are dipped into oil tank, then electric field between the plate decreases। तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। समझिए ध्यान से, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अभी इनके बीच में एयर था, लेकिन उसके बाद किया क्या गया है, उसके बाद किया ये गया है कि इसके बीच में ऑयल को डाल दिया गया। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बिटवीन टू प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के केस में होता है वो होता है Q अपॉन सिग्मा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और जब कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा होता है तो वो होता है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो बताइए यहां से हम ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू कितना आएगा, E नॉट बाई के, अगर कोई दूसरा मीडियम वहां पे प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन की बात करें तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज डिफाइंड बाय दिस, दैट्स द रीजन। ये रीजन भी है जो अभी मैंने यहाँ पे फार्मूले में लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है एंड रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं आपको किस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करते समय अगर असर्शन सही है, ठीक है, आप ए ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे, अगर असर्शन सही है, रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी है तो ए, एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, असर्शन सही रीजन गलत तो सी, और असर्शन गलत बट रीजन सही देन डी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सेलेक्ट कर यहाँ पे चूज करने हैं। और लगभग हूबहू सीबीएसई बोर्ड भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज या केस बेस्ड स्टडीज से ज्यादा टफ होते हैं, इसलिए इनको आपको और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल होता है। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हमने मान लिया HCl। ठीक है, तो HCl और Cl में H में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें परमानेंट एक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट रहता है क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। आगे इसमें लिखा हुआ इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ए कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए यही चीज यहाँ पे गलत हो गई है। यहाँ पे बात ध्यान से ये समझिएगा कि ये जो कोइंसाइड वर्ड लिखा हुआ है कि कोइंसाइड, तो वो ये नॉन पोलर के लिए होता है। ठीक है, नॉन पोलर के केस में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो उनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं।
ठीक। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एसर्शन क्या कहा है, सही कहा है, रीजन गलत है, तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई थिंक ये हमारा ही चैनल होगा जो आपको अकॉर्डिंग टू सीबीएसई से प्रोवाइड करा होगा, और भी चैनल्स होंगे बट वी आर वर्किंग सो हार्ड, तो इसलिए आपको वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाई इलेक्ट्रिक इज जीरो। देखिए यहां पे ये कहा गया है कि इन अब्सेंस ऑफ, अगर कोई अब्सेंस मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाई इलेक्ट्रिक, देखिए यहाँ पे बात ध्यान समझिएगा, आपसे पोलर मॉलिक्यूल के बारे में नहीं कहा है, आपसे कहा गया है पोलर डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है डाई इलेक्ट्रिक पोलर का, पोलर डाई इलेक्ट्रिक का, वो होता है जीरो। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये निगेटिव या ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जो जनरेट हो रहे हैं वो नहीं होंगे, उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि द डाइपोल, मतलब इसमें रीजन में क्या दिया गया है कि द डाइपोल ऑफ अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब आप ध्यान समझिए, ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस केस में ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड मींस उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, मतलब कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमने ये देखा कि भाई एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये कह रहा है कि ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तभी इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इसका ला हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ए डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। अब बात ध्यान समझिए, कोई कैपेसिटर, ये मान ली कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया है, डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है, और फिर इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है। तो मैंने बताया था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है तो उस केस में इसके स्ट्रक्चर में चाहे जो भी चेंज किया जाए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उस केस में इसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा, आप इस कैपेसिटर में कोई भी चेंजेस कीजिए। तो इन्होंने कहा क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। सो एब्सोल्युटली राइट, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। रीजन में क्या दिया गया, रीजन में दिया गया एज द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, क्योंकि ये बैटरी कनेक्ट है इसलिए ये मेंटेन कर रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये भी सही है एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि असर्शन में बात ये कही गई थी कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लेट्स कनेक्टेड हैं बैटरी से तो उस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और रीजन में क्या कहा गया कि बैटरी जो है ये मेंटेन करके रखता है, क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट राइट एंगल्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के राइट एंगल, मींस टू से कि सपोज दैट ये यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे इसके राइट एंगल पे जा रहे हैं, तो बताइए अगर राइट एंगल पे जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमें मालूम है E इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr। अगर आप इसके सरफेस पे जाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर आप सरफेस पे जाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन आप नॉर्मली जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे, राइट एंगल पे जाएंगे, उस केस में ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए असर्शन जो गिवन है वो सही है। अब आगे इसमें रीजन में क्या कहा है, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। कैसे, समझिए। सपोज दैट यहां पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे बात की गई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दिया जाता है, सपोज दैट ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो हमें मालूम है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस डाइपोल में केवल टॉर्क काम करता है, फोर्स 0 रहता है। इसका मतलब इसमें टॉर्क ही काम करेगा, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स रीजन भी सही है। लेकिन बताइए यहां पे बात कर रहे हैं, रीजन में बात कर रहे हैं फोर्स की, और एसर्शन में बात की गई थी, एसर्शन में किस चीज की बात की गई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की। ठीक है, एसर्शन में जो बात की गई थी वो बात की गई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की। तो बताइए रीजन का एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं की है। तो इसलिए आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे है कि व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड रेस्ट हाफ इज लॉस्ट। तो बिल्कुल सही है। आप ये समझ लीजिए जब भी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने में जो भी एनर्जी कैपेसिटर को दी जाती है उसमें से केवल हाफ एनर्जी ही स्टोर होती है, बाकी की हाफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसर्शन जो है वो सही है। अब रीजन में क्या कहा गया है, तो रीजन में कहा गया है कि इफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 0, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो देन देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर बात ध्यान समझिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए रेजिस्टेंस का सर्किट का 0 हो गया, तो किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस 0 हो गया तो उस केस में उसका लॉस 0 हो जाएगा। बट रियलिटी में जो नो लॉस ऑफ एनर्जी है उस केस में यहाँ सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से लॉस 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटर भी कुछ रेजिस्टेंस, उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस नहीं होगा, मतलब पावर लॉस होगा। तो रीजन में कहा गया है, देखिए रीजन में कहा गया है कि इफ द एनर्जी ऑफ द सर्किट, इफ द रेजिस्टेंस, तो यहां रीजन में कहा गया है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0 देन देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे बात सर्किट की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस किस में हो रहा है, कैपेसिटर में हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे रीजन गलत दे रहे हैं, एसर्शन सही है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट पे जाके और भी बहुत कुछ इस पे पा सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।